हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अरिहंतम एकेडमी। तो स्टूडेंट, जैसा कि क्लास 10th और क्लास 12th के सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम अभी ज़ोर शोर से चल रहा है और आई होप अभी तक आपके एग्ज़ाम का सफ़र अच्छा रहा हो। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी बहुत कहीं कमी रह गई है तो उस कमी को दूर करने के लिए आपके साथ मैं एक स्कोर बूस्टर वीडियो लेक्चर डिज़ाइन करके लाया। Especially this lecture deals with the important topic of carbon and its compound। और ऐसे भी बेटा क्लास 10th के लिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स एक अहम रोल प्ले करता है। अगर आपको स्कोर बूस्ट करना है तो दिस चैप्टर शुड बी वेरी क्लियर एंड कट। आपका मतलब कह सकते हैं कि आपका जो कमांड है ना वो कंप्लीट होना चाहिए इस चैप्टर पर। तो इस चैप्टर के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू द एग्ज़ाम आपके लिए है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनका भी कुछ स्कोर बूस्ट हो सके, राइट ना। तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक में एंटर करते हैं और सीधा आपके लिए स्कोर बूस्टर टॉपिक, राइट ना। तो बेटा देखें, सबसे पहला चीज़ क्या है। सबसे पहला चीज़ हम लोग कुछ टॉपिक बात करेंगे, तो कुछ बेसिक चीज़ों पर बात करेंगे। बेसिक चीज़ पर बात करेंगे पहले हम लोग कि बेसिकली कार्बन के बारे में बात करेंगे। तो कार्बन के बारे में आपको क्या क्या चीज़ मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो कार्बन की बातें कर रहे हैं बेटा। सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द सिंबल ऑफ कार्बन। सिंबल ऑफ कार्बन, सो फर्स्ट वी नीड टू डील अबाउट सिंबल ऑफ कार्बन। ओके, तो देखिए बेटा, सिंबल ऑफ कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई C612। अब इसमें देखो तीन चीज़ें हैं। तीन चीज़ें क्या है? तो एक 12 है, दैट ये जो नंबर है कार्बन के हेड पर लिखा हुआ है, दैट नंबर रिप्रेजेंट मास नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय A, and this letter C refer for the name of element as carbon, and the number written in the bottom or in the tail of the carbon is actually 6, and it is termed as atomic number. It is termed as atomic number, and atomic number is represented by Z. दूसरी बात है, ये तो आपको जरूर मालूम होना चाहिए। दूसरी बात है, when we talk about for a neutral element, we can say that atomic number must be equal to the proton number. So atomic number is equal to the proton number. So for neutral element, if atomic number is equal to the proton number, then it is also equal to the electron number. So in case of C612, the atomic number, the proton number and electron number is equal to 6. तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, और इसलिए उसका एटॉमिक नंबर 6 हो गया। अब आगे आते हैं दूसरे टॉपिक पर। सीधा देखिए यहाँ पर A क्या होता है, व्हाट इज़ A। तो A को हमने बोला मास नंबर। सो व्हाट इज एग्जैक्टली मास नंबर बेटा जी? तो देखिए, मास नंबर इज नथिंग बट सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब मास नंबर को A से रिप्रेजेंट किया, देन A इज इक्वल टू P प्लस N। अब बेटा देखो, आपके लिए ये जो P है और ये जो Z है और ये P है, ये यहाँ पर 6 है, सब एक जैसा होता है, इसलिए हम यहाँ से लिख सकते हैं A इज इक्वल टू Z प्लस N। अब कार्बन का Z आपको मालूम है, तो आप क्या कीजिए, न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करने के लिए A में से Z को माइनस कर दीजिए, देन A माइनस Z इज इक्वल टू N। Then according to that, what is A for carbon? 12. And what is Z for carbon? 6. So we can write 12 minus 6 is equal to 6. So that is number of neutron is 6. So for carbon 12, atomic number is 6, proton number is 6, electron number is 6, neutron number is 6. Hence proton plus neutron number is 12, and that is your मास नंबर। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? ये क्लियर कट हो गया ना आपका? चलिए ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको क्या मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट बेटा, अगर हमने बोला क्या यहाँ पर कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो आगे के चैप्टर को समझने के लिए तीन बातें आपको आना चाहिए, कम से कम तीन बातें। व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
व्हाट इज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और व्हाट इज़ वैलेंसी। ये तीन बातें आएंगी तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो दैट मीन देखिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को समझने के लिए तीन बातें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ electrons of carbon in its orbit or cell, in its orbit and cell। तो कार्बन के ऑर्बिट और सेल में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो उस कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब देखिए हमें पता होना चाहिए कि हम ये कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कैसे, ठीक है ना। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए आपको नील्स बोर के टर्म समझने पड़ेंगे। तो नील्स बोर ने क्या कहा था ये चीज़ समझिए। तो देखिए नील्स बोर ने बोला क्या बेटा, वो चीज़ समझ लेते हैं। नील्स बोर के अकॉर्डिंग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट is followed by the formula of 2n², where n is number of cell। अब देखिए चीज़ समझना है, n इज नंबर ऑफ सेल का क्या मतलब होता है। देखिए तो बेटा देखो समझो, देखो n इक्वल टू नंबर ऑफ सेल है तो कैसे लिख सकते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू द नील्स बोर द सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय k, l, m and so on। This is letter of alphabet in which the first cell K is written as 1, second cell L is written as 2, third cell of M is written as 3। So this is number and it is so on। Now for first cell if we put the formula of 2n², for first cell if we put the formula of 2n², then according to this 2 into 1 का square is equal to maximum electron 2, and if we put n is equal to 2 then 2 into 2 का square 4 to the 8, and if we put n is equal to 3 then 2 into 3 का square is equal to 3 का square 9 to the 18। इसका मतलब फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, सेकेंड में 8 और थर्ड में 18। बट दीज इलेक्ट्रॉन आर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। अगर ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है तो इस मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को हम पूरा कब लिखेंगे, जब किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना होगा बेटा, 8 2 10, 10 18 28। ऐसा तब लिख सकते हैं जब उसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 28 हो। कैसा हो, 28 हो। बट कार्बन का एटॉमिक नंबर 28 तो है नहीं, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर अगर 28 नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 28 नहीं बेटा तो C6 है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो पहला में K और दूसरा में L। 6 पहला में तो 2 लिख ही सकते हैं, 2। अच्छा 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन आपने K में भर दिया तो बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, L में चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, K में 2 L में 4। ये तो समझ में आ गया होगा आपको, K में 2 L में 4। अब चलते हैं अगला बेसिक टर्म्स की ओर। ओके नाउ फिर से अगला बेसिक टर्म्स, राइट ना बेटा। तो दैट में देखिए यानी कि कार्बन के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया बेटा, K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 4 इलेक्ट्रॉन्स। यानी यहाँ पर 2 बातें जो हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमने लिख लिया। अब बातें आती हैं किसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब होता है क्या, number of electrons present in outermost orbit। ओके तो इसके 2 ही सेल हैं, एक है K और दूसरा है L। तो आउटर मोस्ट अगर बोले तो दैट मीन देखो ऐसे समझो, किसी भी एटम में 2 चीज़ होता है, एक होता है न्यूक्लियस, उसके बाद हो गया बेटा क्या आपका फर्स्ट ऑर्बिट, उसके बाद हो गया बेटा क्या आपका सेकेंड ऑर्बिट। तो कार्बन के फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन के सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3
4, तो आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 4। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गए 4। ओके, सो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 4। नाउ दूसरा चीज़ हमें समझना है क्या, वैलेंसी। व्हाट इज एग्जैक्टली वैलेंसी? वैलेंसी को समझो क्या, तो वैलेंसी को समझते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होता है ना, उसी को हम वैलेंसी कहते हैं। ओके, नाउ इस वैलेंसी को हम समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? तो समझने के लिए वैलेंसी का एक फार्मूला होता है, वो अभी याद रखिए। 8 - 4, 8 इज टेकन फ्रॉम द रूल ऑफ ऑक्टेट। एक वर्ड है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट का मतलब ही 8 होता है। ऑक्टेट का मतलब ही 8 होता है, यानी 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दीजिए, वही उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। तो कार्बन की वैलेंसी बेटा कितना हो गया, 8 - 4 4। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4। सबसे पहला चीज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। सो द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज एल, सो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4। एंड चूंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, देन फ्रॉम द ऑक्टेट रूल वैलेंसी इज इक्वल टू 8 - 4, सो वैलेंसी इज ऑल्सो 4। दैट मीन्स कार्बन हैज़ कैपेसिटी टू combines with 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, कार्बन हैज़ कैपेसिटी टू combines with 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, चलो अगला टर्म राइट ना। अब देखिए, यानी हमने क्या बोला, 3 बातें हमारे पास आ गई। 3 बातें कार्बन 6 के लिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया बेटा, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, के और एल 2 and 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया 4, वैलेंसी आ गया 4। इसका मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी 4 है। कंबाइनिंग कैपेसिटी 4, कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी कहने का मतलब क्या हो गया, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी कहने का मतलब तो द एबिलिटी टू फॉर्म chemical bond by sharing of electrons, यानी द एबिलिटी टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, 4। दैट मीन्स कार्बन कैन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन to form 4 covalent bond, 4 covalent bond. That's why carbon is considered as carbon is tetracovalent. अब देखो कार्बन क्या कंसिडर कर गया, टेट्राकोवेलेंट। यानी यहाँ से एक टर्म उठाया हमने, कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड। अब देखिए ये 4 बॉन्ड कैसे कैसे बना सकता है, अब ये चीज़ समझते हैं। 4 बॉन्ड ये कैसे कैसे बना सकता है, राइट ना। अब आगे बढ़ते हैं, टेट्राकोवेलेंसी। इसका मतलब अगला जो शब्द हमें समझना था बेटा, वो क्या है, टेट्राकोवेलेंसी। टेट्राकोवेलेंसी कहने का मतलब एबिलिटी टू फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखो बेटा, कार्बन 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, तो कैसे बना सकता है, तो कार्बन के जो 4 बॉन्ड होते हैं ना, वो प्रॉपर्टीज़ होते हैं किसके कारण, मल्टीपल बॉन्ड एबिलिटी के कारण। सो कार्बन के पास एक और प्रॉपर्टीज़ होती है, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। अब देखिए कार्बन के पास एक और एबिलिटी है, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड कहने का मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड,
और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब समझिएगा, ये हो गया सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये हो गया डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। इसी को बोलते हैं एबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्डिंग। तो मल्टीपल बॉन्डिंग क्या हो गया? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए आगे समझते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का मतलब ओनली सिग्मा बॉन्ड, ओनली सिग्मा बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मीन्स टू बॉन्ड, वन सिग्मा एंड वन पाई, पाई बॉन्ड। कार्बन कार्बन ट्रिपल कहने का मतलब बेटा जी क्या हो गया? तो वन सिग्मा एंड टू पाई। अभी बस इतना समझिएगा, कैसे बनता है उससे कोई मतलब नहीं है अभी आपको। आप हायर क्लासेस में 11th में जाएंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे। ड्यू टू लीनियर ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म और ड्यू टू लैटरल ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड इज फॉर्म। बट अभी उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अभी आपको समझना है, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा होगा। कार्बन हाइड्रोजन भी सिंगल बना रहा है तो सिग्मा होगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है बेटा तो एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगला चीज़ देखो क्या है बेटा, एक प्रॉपर्टी और आपको समझ लेना है, एक नहीं अभी दो तीन प्रॉपर्टीज और समझना। अगला है आपके पास जो प्रॉपर्टी कहलाता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। अब देखिए कैटेनेशन प्रॉपर्टीज का क्या मतलब होता है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है क्या? एबिलिटी ऑफ सेल्फ लिंकेज, एबिलिटी ऑफ सेल्फ लिंकेज टू फॉर्म लॉन्ग चेन, टू फॉर्म लॉन्ग चेन, साइक्लिक चेन, branched chain by carbon atom। इसका मतलब कार्बन के एटम खुद के कार्बन के एटम के साथ रिएक्ट करके वो एक लॉन्ग चेन बना सकता है। और कैसा लॉन्ग चेन बना सकता है बेटा? तो ऐसे देखो, ऐसे ऐसे लॉन्ग चेन बना सकता है, ये कैटेनेशन कहलाता है। ऐसे ऐसे साइक्लिक चेन बना सकता है, ये कैटेनेशन कहलाता है। ऐसे ऐसे ब्रांच चेन कहलाता है, बना सकता है, ये कैटेनेशन कहलाता है। ऐसे ऐसे साइक्लिक और ऐसे ऐसे ब्रांच चेन बना सकता है। तो कैटेनेशन कहने का मतलब क्या? कार्बन के एटम खुद से जुड़ेंगे और एक लंबा चेन बनाएंगे, लॉन्ग चेन बनाएंगे। उसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं क्या? सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। और एबिलिटी ऑफ सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन इज नोन एज कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। तो पहले बोला क्या? टेट्रा कोवैलेंट, टेट्रा कोवैलेंट करने का मतलब एबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फोर बॉन्ड। सेकेंड बोला मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। वन सिंगल बॉन्ड मीन्स वन सिग्मा बॉन्ड, वन डबल बॉन्ड मीन्स वन सिग्मा एंड वन पाई, वन ट्रिपल बॉन्ड मीन्स वन सिग्मा एंड टू पाई। नेक्स्ट हमने बोला व्हाट इज कैटेनेशन प्रॉपर्टीज? तो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एज अ स्ट्रेट चेन, एज ब्रांच्ड चेन, एज साइक्लिक चेन, एज मिक्स्ड चेन। ये मिक्स्ड चेन इसलिए क्योंकि साइकिल भी है और स्ट्रेट चेन भी है। यहाँ तक क्लियर है? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। चलो नेक्स्ट, अगला बेसिक आइडिया क्या है? चलिए नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए? नेक्स्ट है एक फिनोमेना होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म एंड आइसोमर्स। तो आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स क्या होता है? दैट मीन्स देखिए आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स क्या होता है, इसके लिए हम एक फार्मूला लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 4 कार्बन है और आप 4 कार्बन को लिख कैसे सकते हैं? तो 4 कार्बन है बेटा, मान लेते हैं 1 2 3 4। एक पॉसिबिलिटी है ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 और 4। एक पॉसिबिलिटी ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4। एक पॉसिबिलिटी है ऐसे लिख सकते हैं 1 2 2
3 और 4 ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद देखो कार्बन को मैंने बोला क्या कि कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड, 2 5, 2 7, 3 10, और मान लीजिए यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, तो चलिए बचे हुए जो एटम्स हैं, जो बॉन्ड हैं, वहाँ पर हम हाइड्रोजन भर देते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के ही कंपाउंड्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने कार्बन हाइड्रोजन भर दिया। चलो यहाँ पर 3 बचा हुआ है, दूसरा बना देता हूँ रंग, नहीं तो मिक्स हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड। ओके नेक्स्ट देखो यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो उप्स, समझा नहीं, सॉरी बेटा, फिर से मुझे करना पड़ेगा बिकॉज इट्स डिलीटेड। चलो कोई बात नहीं, सॉरी, 1 मिनट और लगेगा आपको। हाँ मुझे क्या समझाना था, आइसोमेरिज्म समझाना था, आइसोमेरिज्म समझाना था पहले, ठीक है ना। ओके ना, मैंने बोला क्या, हम 4 कार्बन का चेन लेते हैं, 1 2 3 4, एक 4 कार्बन का चेन ऐसा बन सकता है, 1 2 3 4, ओहो 1 2 3 4 ऐसा बन सकता है, 1 2 3 4 ऐसा बन सकता है, 1 2 3 एंड 4 ऐसा बन सकता है। अब देखिए कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 3 1 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट ना। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हर जगह हाइड्रोजन है आपका, हर जगह आपका हाइड्रोजन। अब समझिएगा, हर जगह अगर हाइड्रोजन है तो यहाँ पर भी तो बचा हुआ एटम्स है, यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन की पॉसिबिलिटी है। तो चलो 1 2 3, 1 1 2 3, और यहाँ पर भी 3 एटम। यहाँ पर देखिए इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स यानी 3 एटम फ्री हैं, यहाँ पर 1 और 2 पूरा है तो 2 एटम, यहाँ पर 1 ही एटम, यहाँ पर 2 एटम। अब चूंकि ये रिंग है बेटा, तो रिंग में हर जगह पर 2 वैलेंसी ही खाली है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, पाँचवा छठा हाइड्रोजन, सातवां आठवां हाइड्रोजन। तो हर फार्मूला का कुछ ना कुछ एक सिग्निफिकेंट मिला। क्या मिला सिग्निफिकेंट, यहाँ से देखिए, इसमें 4 कार्बन और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन, C4H10। अब इस पर देखिए 1 2 3 4 C4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको देखिए, इसको देखिए C4H8, इसको देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी आ गया C4H8। तो एक कॉन्सेप्ट समझिए, क्या ये वाला मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये वाला मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम है? ऑब्वियसली सेम है, C4H10 C4H10। लेकिन क्या ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम है? ऑब्वियसली ये दोनों स्ट्रक्चर सेम नहीं है। सिमिलरली लाइक दैट, वैसे ही बेटा यहाँ पर देखिए, ये वाला आपका स्ट्रक्चर और फार्मूला और ये वाला आपका स्ट्रक्चर्स और फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो हम कहते हैं क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कंपाउंड की वैसी प्रॉपर्टीज जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफर करे, उसी फिनोमेना को आइसोमेरिज्म कहते हैं, उसी फिनोमेना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। और ये दोनों स्ट्रक्चरल कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चर तो डिफर है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, वो कंपाउंड के पेयर आइसोमर्स कहलाते हैं। कंपाउंड के पेयर क्या कहलाते हैं? आइसोमर्स। और प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? आइसोमेरिज्म। समझ में आ गया है? चलिए नाउ अब परिभाषा, अब डेफिनीशन, राइट ना। तो डेफिनीशन ऑफ आइसोमेरिज्म, यानी आइसोमेरिज्म आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि आइसोमेरिज्म क्या है। सो द प्रोसेस या प्रॉपर्टी लिख देता हूँ इसमें, द प्रॉपर्टी
the property of organic compound, the property of organic compound, right now. So the property of organic compound in which molecular formula is same but a structural formula is different is termed as isomerism, right now, is termed as isomerism. एंड जो पेयर ऑफ कंपाउंड है, जो बेटा आपका पेयर ऑफ कंपाउंड है, एंड पेयर ऑफ कंपाउंड इज नोन एज आइसोमर्स। ठीक है, गुड, ओके। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, इस पर क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। तो पहला क्वेश्चन बेटा, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। अच्छा, ब्यूटेन आपका हो गया C4H10। तो देखिए C4H10 का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, यानी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या बताया बेटा आपको मैंने डेफिनेशन, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी डिफरेंट होनी चाहिए। तो C4H10 है, यही मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इससे दो पॉसिबल स्ट्रक्चर 1 2 3 4 नॉर्मल चेन 1 2 3 4 नॉट नॉर्मल कार्बन, बचा हुआ हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया C4H10, लेकिन दोनों का नाम बेटा अलग अलग हो गया। इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन और इसको बेटा बोलते हैं आइसोब्यूटेन। और अगर इसका आइपिक नोमेन कैसे पूछेगा, ठीक से बेटा, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। और इसका अगर आइपिक नोमेन कैसे पूछेगा तो बेटा 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3, और सेकंड पर ये पूरा मिथाइल है तो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछता है इसमें, अगला क्वेश्चन पूछता है ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H12। तो देखिए C5H12 में 5 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, और 12 हाइड्रोजन है बेटा, 12 हाइड्रोजन है तो बचा हुआ हाइड्रोजन भर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सब जगह हाइड्रोजन भर दीजिए। ये हाइड्रोजन मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, कन्फ्यूज मत होइएगा। सब जगह हाइड्रोजन भर दिया, ये हाइड्रोजन है। अच्छा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन भर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी C5H12। यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा अलग बनाना है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसमें हाइड्रोजन भरता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसका नोमेनक्लेचर, ये है आपका नॉर्मल पेंटेन।
ये है आपका आइसोपेंटेन और ये है आपका नियोपेंटेन। ये भी जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये दोनों क्वेश्चन जरूर याद रखें। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए अगला चीज़ की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए बेटा, क्या याद रखना चाहिए आपको? होमोलोगस सीरीज। अगला क्या याद रखना चाहिए आपको? होमोलोगस सीरीज। ये भी चीज़ कंपलसरी है। तो अगला है आपका होमोलोगस सीरीज। अब देखिए होमोलोगस सीरीज हम लोग कैसे पहचान सकते हैं? होमो का मतलब होता है सेम, लोगस का मतलब होता है फार्मूला, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनका फार्मूला सेम है। अच्छा, ऐसे कंपाउंड जिनका फार्मूला सेम है उसमें कौन कौन आ गया? तो उसमें आ गया आपका अल्केन, जिसका फार्मूला होता है CnH2n+2। उसमें आ गया अल्कीन, जिसका फार्मूला होता है CnH2n+2 बेटा। और उसमें आपका फार्मूला आ गया अल्काइन, जहाँ CnH2n-2 लिखते हैं। तो अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन, ये सब जो है आपका होमोलोगस सीरीज है। क्यों होमोलोगस सीरीज है उसके पीछे प्रॉपर्टी समझिए। जैसे देखिए अल्कीन के 3 कंपाउंड मैं यहाँ पर लिखता हूँ। पहला कंपाउंड है अल्कीन का CH4, दूसरा कंपाउंड है अल्कीन का C2H6, तीसरा कंपाउंड है अल्केन का, वो है C3H8। अब ध्यान देना थोड़ा सा, जब CH4 से CH2 पर आते हैं तो यहाँ एक कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन, तो एक कार्बन का डिफरेंस हुआ। यहाँ 6 हाइड्रोजन, यहाँ 4 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस हुआ, यानी CH2। यहाँ से यहाँ आते हैं तो यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ पर 3 कार्बन है, तो एक कार्बन का डिफरेंस। यहाँ पर 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस। तो हम कहते हैं क्या? ऐसे कंपाउंड का सीरीज जिसके 2 कॉरस्पेंडिंग कंपाउंड के बीच CH2 का डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है बेटा? CH2 का डिफरेंस होता है, वो होमोलोगस सीरीज कंपाउंड से। अब CH2 का डिफरेंस मतलब देखिए, CH2 कार्बन का 12 यूनिट और हाइड्रोजन का 2 यूनिट, यानी 14U का मास का डिफरेंस है। तो हम कह सकते हैं क्या? वैसे कंपाउंड जिसके 2 कॉरस्पेंडिंग वैसे सीरीज के कंपाउंड जिसके 2 कॉरस्पेंडिंग कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के बीच CH2 फार्मूला का डिफरेंस हो और 14 AMU मास या 14U मास का डिफरेंस हो, वो स्पीसीज आपका होमोलोगस सीरीज कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? वो होमोलोगस सीरीज कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? ओके। तो देखिए, यानी होमोलोगस सीरीज का डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पर। होमोलोगस सीरीज का डेफिनेशन लिख देता हूँ, यानी यहाँ पर क्या हो गया? होमोलोगस सीरीज। तो देखिए होमोलोगस सीरीज कहने का मतलब क्या? शो द ग्रुप ऑफ कंपाउंड which differ by CH2 और 14 AMU मास। सो फॉर एग्जांपल में आ गया क्या? तो CH4, C2H6, C3H8, ये हो गया अल्केन होमोलोगस। ठीक है, वैसे क्या हो जाएगा? C2H4, C3H6, C4H8, ये क्या हो गया आपका? अल्कीन सीरीज। ठीक है, समझ में आ गया? कोई कन्फ्यूजन ले तो नहीं है ना? तो आई होप यहाँ तक आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा। सो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंस है अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड इफ़ यू एंजॉय द लेक्चर देन सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर friends. Thank you for watching. See you tomorrow.